कपिल परमार जी ने पैरालंपिक्स में जूडो का पहला मेडल जीता है। सो एज अ कोच, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस है जिसको वर्ड्स में शेयर करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जो है मिनिमम 25 मेडल लेके आएंगे। वहाँ पर थाईलैंड की टीम थी, पाकिस्तान की टीम थी, एशिया की तमाम, जापान, कोरिया की टीम थी, लेकिन इंडिया की टीम नहीं थी। क्या थोड़ा मुश्किल रहा था लोगों को इकट्ठा करना? जो बच्चे हमारे नॉर्मल जूडो के थे उनके हमने आंख पे पट्टी बांधी। ब्लाइंड जूडो में अगर हम कहें तो दो कैटेगरीज हैं। ब्लाइंड बच्चा है ना, वो उसका एकाग्रता उसकी ज्यादा होती है क्योंकि उसको वो फोकस्ड होता है कि उसको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। जो 100% ब्लाइंड है उनके लिए एक वर्ड होता है जुगाई। क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए और क्या फैसिलिटीज हमें मिली हैं वो मेडल्स जीतने के बाद में? यहाँ पर कुछ अधिकारी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि खेलों के हैं लेकिन खेलों को बढ़ने नहीं देना चाहते। अपने में एक बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि एक डिसेबिलिटी के साथ में जाके इतना एक बड़े मुकाम पे जाना। ब्लाइंड बच्चों को दूसरे स्टेट्स में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में नौकरियां मिल गई। हमारे यहाँ उनको आज तक 500 रुपए नहीं मिले। एसी में रह के कोई भी खिलाड़ी नहीं बनता, उसको मैदान में आना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात कही। 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, कई मेडल्स भी जीते और उन्हीं में से एक मेडल था कपिल परमार जी का, जिन्होंने इंडिया का पहला जूडो में मेडल जीता था। इसके पीछे उनकी हार्डवर्क और डेडिकेशन तो था ही, पर साथ में उनके कोच की गाइडेंस भी थी। तो आज हम ऐसे ही एक इंसान से मिलने आए हैं, उन्हीं कोच से मिलने आए हैं जो एक चेंज मेकर है, who otherwise needs no introduction, but let's welcome मुनव्वर अंजार जी हमारे शो पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, कपिल परमार जी ने पैरालंपिक्स में जूडो का पहला मेडल जीता है। सो एज अ कोच, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखिए, ये वो एक्सपीरियंस है जिसको वर्ड्स में शेयर करना बड़ा मुश्किल है। वजह यह है कि भारत में अब तक ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में पिछले 60 सालों में, जब से कि जूडो इंट्रोड्यूस हुआ है पैरालंपिक और ओलंपिक में, और जब से यहाँ के खिलाड़ी जा रहे हैं, ये पहला पदक है। तो ये पहला पदक है और ये पहला पदक कई मानों में बहुत बड़ा पदक इसलिए भी हो गया कि जब यहाँ से भारत की टीम जा रही थी, ओवरऑल पैरालंपिक्स में जो कंटिजेंट था 100 कुछ लोगों का, तो उस वक्त खेल मंत्री जी ने हम लोगों को जब सी ऑफ किया तो वहाँ पर ये बात कही गई नेशनल पैरालंपिक कमेटी द्वारा कि हम लोग जो है मिनिमम 25 मेडल लेके आएंगे। और जब कपिल का गेम चल रहा था और उसका फाइनल मुकाबला हो रहा था मेडल का, उससे पहले हम लोग इंडिया 24 मेडल जीत चुकी थी। तो 25 का वो आंकड़ा था जो कि खेल मंत्रालय में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, पूरे इंडियन कंटिजेंट में, प्लस प्रधानमंत्री जी को भी ये मैसेज था। तो ये सब ये थे कि 25 मेडल कब आएंगे हमारे। तो जैसे ही हमारे 25वां मेडल मतलब जूडो को मिला, जैसे ही हमें ब्रॉन्ज मिला, तो वो 25वां मेडल था। और वो 25वां मेडल ऐसा था कि उसने पूरा जूडो का ही पहला मेडल था। एक तो ये एक बड़ी बात थी। दूसरा ये था कि 25 मेडल इंडिया को हो गया। किस में आया? जूडो में आया। तो एक बहुत बड़ी न्यूज हो गई और इमीडिएटली प्रधानमंत्री जी का भी कॉल आ गया हम लोग के पास। खिलाड़ियों से उन्होंने बात की, हम लोग से बात की। तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है। इनसे ज्यादा मतलब बहुत ही इंस्पायर हम लोग हुए, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हुए और यकीनन पहला मेडल था तो उसकी खुशी अल्फाजों में नहीं बयान की जा सकती। बिल्कुल सर। तो सर, आपने इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन भी, जो आप फाउंडर हैं उसके, क्या इंस्पिरेशन रहा था, क्या एक विजन रहा था ये एसोसिएशन शुरू करने का? देखिए, मैं ओलंपिक रेफरी हूँ बेसिकली। मैं नॉर्मल जूडो में मैं स्टेट का सेक्रेटरी 24 साल रहा। उसके बाद मैं इंटरनेशनल रेफरी हुआ, फिर वर्ल्ड रेफरी और ओलंपिक रेफरी। तो मुझे इंटरनेशनल एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में लगातार जाने का मौका मिलता रहा इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा। तो 2010 में जो है मुझे अपॉइंट किया गया एशियन गेम्स के लिए। तो जब मैं हांगझो में एशियन गेम्स थे वहाँ गया तो उस वक्त मैं रेफरी था और वहाँ पर ये देखा गया कि एशिया के कौन बेस्ट रेफरीज हैं। और जब तक मुझे ब्लाइंड जूडो के बारे में कुछ नहीं मालूम था। और उसके तुरंत एशियन गेम्स के बाद जहाँ भी गेम्स होते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक
या एशियन गेम्स, वहां पर पैरालंपिक, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स और पैरा एशियन गेम्स उसी के 20 दिन के बाद होते हैं। तो मुझे इमिडिएटली एक लेटर आया कि आपको पैरा एशियन गेम्स के लिए एज ए रेफरी अपॉइंट किया जाता है। तो मैं तो ब्लाइंड जूडो के बारे में नहीं जानता था, लेकिन परफॉर्मेंस और एशिया के आधार पे, एशिया में हो रहा था एशियन गेम्स, तो उन्होंने मुझे पैरा एशियन गेम्स में बुलाया। उससे पहले एक सेमिनार लिया उन्होंने। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनल होती हैं ब्लाइंड जूडो में, रूल्स हैं या रेफरशिप में, तो उसमें मैंने बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लिया और फिर मैं रेफरी उसमें रहा। लेकिन वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर थाईलैंड की टीम थी, पाकिस्तान की टीम थी, एशिया की तमाम, जापान, कोरिया की टीम थी, लेकिन इंडिया की टीम नहीं थी। तो फिर मैंने वहाँ मालूमात की कि भाई क्यों इंडिया की टीम क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ब्लाइंड जूडो अभी नहीं है। तो उसी वक्त मैंने वहाँ पर जो हमारी पैरालंपिक कमेटी थी इंटरनेशनल, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अगर मौका दें तो मैं यहाँ डेवलप करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि मुझे 2010 लंदन और 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए जो है एज ए रेफरी अपॉइंट कर दिया गया पैरालंपिक्स में। तो क्योंकि वहाँ किया गया मुझे, तो एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला एकदम से मुझे कि पैरालंपिक में मैं लंदन में जा रहा हूँ एज ए रेफरी। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पर जब डेवलप करना है तो एक सेमिनार जो हमारा लंदन पैरालंपिक का हो रहा है वो इंडिया में करा दिया जाए, उसका पूरा खर्चा मैं करूँगा। और फिर मैंने अवनीश कुमार अवस्थी जो यहाँ पर बहुत ही सोशल रहते थे और हमारी काफ़ी वक्त से उनके साथ मुलाकात थी, तो वो उस वक्त यहाँ लखनऊ में ही पोस्टेड थे। तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आप उसको हेड कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो बहुत अच्छा काम है ये ब्लाइंड बच्चों के लिए। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और 2011 में हम लोगों ने सोचा था और 2012 में फाइनली एक सेमिनार यहाँ हुआ जिसमें सारे वर्ल्ड के जो टॉप रेफरीज थे वो आए। तो हमने क्या किया कि इंडिया में जितने भी स्टेट थे उनके रेफरीज को और कोचेस को हमने बुलाया और उनके रहने खाने का इंतजाम किया, इसलिए कि हम यहाँ पर उनको जो एजुकेशन दे देंगे, अगर उनको इतनी बल्क लोगों को लेके जाएं बाहर 50-100 लोगों को, तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा एक्सपेंस होगा। तो यहाँ किया और उसी सेमिनार में हमने उनको जो है एक तरीके से बैठा के और उनको लर्न करवाया कि कैसे ब्लाइंड जूडो ऑफिशिएट होता है, कैसे कोचिंग होती है। और उस वक्त हमारे पास बच्चे नहीं थे, तो जो बच्चे हमारे नॉर्मल जूडो के थे उनके हमने आंख पे पट्टी बांधी और जैसे आप देख रहे हैं कि मैट्स है, तो मैट्स के ऊपर उनको हमने वही सारे कमांड करके उनको खेलने के लिए कहा। तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था और हम लोग के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि लर्निंग थी और हमें शुरुआत करानी थी, तो उस तरीके से हमने उसकी शुरुआत कराई। और पहला 2012 में ही हम लोगों ने लखनऊ में ही फर्स्ट नेशनल करा दिया, जिसमें कि हमारे उस वक्त जो है 11 स्टेट एसोसिएशन एक्टिव हो गई और वहाँ से हमारे बच्चे आए और 54 बच्चों ने पहली दफा पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारी बिगनिंग थी। तो क्या थोड़ा मुश्किल रहा था लोगों को इकट्ठा करना, उन बच्चों को बुलाना, उनको समझाना कि अगर आपके पास वो टैलेंट है तो एक रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ पे? देखिए, जो बच्चे हमारे पास उस वक्त आए थे वो उनको और उनके कोचेस को खुद नहीं मालूम था एग्जैक्टली कि हम ये काम तो शुरू कर रहे हैं लेकिन ये कितना लंबा जाने वाला। और एक और बड़ी बात थी कि उन ब्लाइंड बच्चों को जिनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, उनको एक स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म मिल गया। उनको उनके जिले में, उनके घर में उनको उस एक पहचान मिल गई। राइट। बहुत सारे अगर आप देखें तो अमूमन जो डिसेबिलिटी सेक्टर है वो हमारा 90% बहुत लोअर लोग हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या जो रिक्शा चलाते हैं, इस तरीके से उनके घरों में होता है। और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग अभी अपने बच्चों को कभी भी बाहर कहीं नहीं ले जा सकते। तो हम लोगों ने टारगेट क्या किया, हम लोगों ने टारगेट किया कि जैसे कोई अनाथालय है, कोई ऐसा आश्रम है जहाँ पर ब्लाइंड बच्चे हैं, या जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं जहाँ बेसिक शिक्षा होती है, स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या जो कोई एनजीओस चलाते हैं, तो हमने उनको अप्रोच किया। तो जब हमने उनको अप्रोच किया तो वहां से वो जो उनको तो चाहिए था ना, अच्छा हमने कोई पैसा नहीं लिया। हमने उनको कहा कि ठीक है, हम जूडो ड्रेस फ्री देंगे, हम आपको अगर कहीं जाना ना होगा फ्री देंगे, आपको खेलने जाना होगा फ्री देंगे। इवन कि हमने उनको टी शर्ट, ट्रैक सूट्स और जूते तक फ्री दिए कि उनको एक डिफरेंट फीलिंग हो, जिससे कि वो अपने जिस लेवल में वो लोग अपनी जिंदगी में थे उससे वो ऊपर आए और इस चीज की चिंता ना करें, सिर्फ ट्रेनिंग पे पूरा फोकस हाँ उनका है। तो एक जो
बच्चे कहते हैं ना एक जगह बंद थे, उनको एक निकलने का मौका मिला, लखनऊ आने का मौका मिला, नेक्स्ट हमने गोवा में कराया, फिर हमने जो है गुड़गांव में कराया, फिर दिल्ली में कराया। तो जब उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनको जाने का मौका मिला, फिर हमने कैंप्स लगाए। जब कैंप्स हमने लगाए तो वो बच्चे आए। और आपको बताएं कि 2014 में यहाँ पर हमारी टीम जो है फर्स्ट पैरा एशियन के लिए जब गई इंडिया की, तो उसमें मैं टेक्निकल डेलीगेट था। मैं पूरा इंचार्ज था एशिया का, जो कि ये बहुत बड़ी बात थी कि जापान और कोरिया जैसे कंट्री के में, कोरिया में हो रहा था इंचॉन में, लेकिन इंडिया ने जो कि गेम वहाँ के हैं लेकिन हम वहाँ के जूडो के इंचार्ज थे। तो हमें मौका मिला तो हमारी टीम वहाँ गई। तो इंडिविजुअल में हम मेडल नहीं ला पाए क्योंकि हमारे पास उतने खिलाड़ी नहीं थे, उतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं थे, क्योंकि 2 साल हुए थे हमें शुरू किए हुए। लेकिन हमें टीम चैंपियनशिप में, क्योंकि कम टीमें थी, हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। उससे बड़ा उत्साहित हम लोग हुए। और जो बच्चे गए थे उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो कि तमिलनाडु में एक गांव है, उसमें किसान की बेटियां थी 2, जो डिफरेंट जो कि 100-150 रुपए पर डे वो लोग कमाते थे। उन्होंने कभी बस में भी सफर नहीं किया था अपने जूडो में आने से पहले, गांव से कहीं बाहर नहीं गए। वो जब यहाँ पर आए और वो पैरा एशियन गेम्स खेलने गए तो उनको डिफरेंट अटायर मिला, साड़ियाँ, उनको किट, उनको एक माहौल मिला। उनके जो है वीडियोग्राफी हुई, मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको पैट किया। जब वो लोग खेल के आए और वो ब्रॉन्ज मेडल मिला तो मिनिस्ट्री ने बुलाया और एक दिल्ली में एक नेशनल स्टेडियम प्रोग्राम किया और सारे खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए। तो आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार को पर डे 150 रुपए मिलते हों और उनको अगर 5 लाख रुपया मिल रहा तो कितनी बड़ी बात है। सही बात, बिल्कुल। तो ये एक नई शुरुआत। पर्सनली भी उनको एक तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके एक रिप्रेजेंटेशन मिलना, वहां जाने का एक मौका मिलना, वो अपने में ही बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि वो परिवार, जो परिवार कभी अपने बच्चों को पीछे रखता था, बताता नहीं था कि मेरा बच्चा अंधा है या ब्लाइंड है या विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो जब उनके बच्चे मेडल लेके आए तो उनका एक मतलब जो है ना, उनका एक बहुत बड़ा नाम हो गया उनके गांव में। और फिर वो उन बच्चों को आगे लेके चलते थे, बताते थे, और वो उनके नाम यानी कि फादर मदर को लोग उन बच्चों के नाम से जानने लगे। कितनी खुशी की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। तो सर, जैसे अब हमने देखा कि कई मेडल्स आ गए, अभी कपिल परमार जी ने भी मेडल जीता और आप लोग ने टीम इवेंट में भी उस समय एक मेडल जीता था। जी। तो क्या उसके बाद में आपका एक जो एसोसिएशन आया एंड देन मेडल्स आए, उसके बाद में क्या थोड़ा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ लोगों का लेके, ब्लाइंड जूडो को लेके, या इन जनरल अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी कोटे में है, आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है, तो आप भी आगे बढ़े, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप एक स्पोर्ट में जाके पार्ट ले सकते हैं, क्या उसमें कोई बदलाव आपने देखा? जी। देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं पिछले 3-4 सालों में, और जब से हमने रियो और रियो के बाद जापान और जापान के बाद अभी पेरिस में जो हमारा रिजल्ट आया है, उससे 2 मेजर फर्क आए हैं। एक जनरली एक अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग हुई है लोगों के बीच में, खासतौर से डिसेबिलिटी में। और जो इसका मैं श्रेय देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्या कहा कि जो उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा ये मत कहिए कि ये जो डिफरेंट वर्ड्स लोग यूज करते थे वो उन्होंने ना करके दिव्यांग जन दिया। एक दूसरा, जब ये देखा गया कि हमारे पास ओलंपिक्स में मेडल उतने नहीं आ रहे हैं, तो पूरा टारगेटेड किया गया कि हम पैरा स्पोर्ट्स को बड़ा सपोर्ट करें। तो उस सपोर्ट से जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और अब जो भी स्टेट्स हैं उसमें भी पैरा फ्रेंडली मैदान बनाए जा रहे हैं और इक्विपमेंट्स ला रहे हैं और पैरा स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। सो क्या जूडो में भी डिफरेंट कैटेगरी वाइज होता है, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है कि वेट वाइज कैटेगरीज होती हैं? तो क्या जूडो में भी ये सेम कैटेगरीज होती हैं या कुछ अलग कैटेगरीज होती हैं इसमें? देखिए, जूडो में जैसे कुश्ती है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, कराटे है, ये सब जो इंडिविजुअल गेम्स हैं उनमें वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी के ऊपर होता है। तो हमारे खास तौर से जूडो की जब हम बात करते हैं, चाहे वो पैरा जूडो हो चाहे वो नॉर्मल जूडो हो, उसमें सब जूनियर, उसके बाद जूनियर, यूथ और सीनियर 4 कैटेगरीज हैं और उसकी एक एज वेरीफाइड है। और वो बड़ा साइंटिफिक है
ऐसा है कि अगर 12 साल से 15 साल के खिलाड़ी हैं तो अमूमन 12 से 15 साल के खिलाड़ी या जो पर्सन है उसकी वेट कितना मिनिमम हो सकता है और कितना मैक्सिमम हो सकता है, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज कराया गया। ओके। और ब्लाइंड जूडो में अगर हम कहें तो दो कैटेगरीज हैं, एक है 100% ब्लाइंड जो कि J1 होता है और J2 होता है जो 60 एंड अबव अप टू 80% ओके। ब्लाइंड होता है। तो ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें बच्चा कॉम्पिटिट कर सकता है। तो J2 जो है जो 60 to 80% की ब्लाइंडनेस है वो सिर्फ उसी लोगों के साथ अपने वेट में जो है कॉम्पिटिट करेगा। और ऐसे ही J1 जो कि 100% ब्लाइंड है तो वो उसमें 60 किलो है, 66 किलो है, 71 किलो है, ऐसे करके ऑन अप टू 100 और प्लस 100 तक है। ओके। सो अगर हम ट्रेनिंग और कोचिंग सेशंस की बात करें तो एक नॉर्मल कोचिंग होती है, जैसे आप नॉर्मल जूडो भी सिखाते हैं, आप पैरा जूडो एंड ब्लाइंड जूडो भी सिखाते हैं, तो क्या कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होते हैं या क्या उन टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है अलग अलग कैटेगरीज में जब आप वही जूडो ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारी जो बेसिक डिफरेंस है वो ट्रेनिंग से पहले रूल्स में है। रूल्स का मतलब यह है कि जो बच्चा जो 100% ब्लाइंड है जब वो आता है ट्रेनिंग में तो जहाँ उसे प्रैक्टिस करनी होती है सबसे पहले हम उसका जो है एहसास कराते हैं। उसको ये एहसास होता है कि ये क्योंकि वो कलर ब्लाइंड भी होता है और 100% जो ब्लाइंड खास तौर से जो है, और कुछ ब्लाइंड बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पार्शली जो ब्लाइंड होते हैं जिनको थोड़ा 2 मीटर की डिस्टेंस तक दिखता है। और जब वो मैट पे जाते हैं तो जो कलर मैट का हमारा खेलने का एरिया है उसका और जो है सेफ्टी एरिया उसका फ़र्क होता है, तो उनको एहसास होता है। लेकिन रेफरी जो है वो जब ट्रेनिंग देता है, कोच जब ट्रेनिंग देता है तो उनको वो सब पहले रूल्स बताता है और उसके बाद जब टेक्निक बताता है तो टेक्निक में बेसिक एक सबसे अच्छी बात है कि अगर हम नॉर्मल खिलाड़ी को जब कोई टेक्निक बताते हैं तो वो इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन जब ब्लाइंड बच्चे को बताते हैं तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। बेसिक वजह क्या है कि जब वो ट्रेनिंग में नॉर्मल बच्चा रहता है तो उसका ध्यान अगर कोई आ रहा है जा रहा है दूसरे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उस पर भटकता है। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चा है ना वो उसका एकाग्रता उसकी ज्यादा होती है क्योंकि उसको वो फोकस्ड होता है कि उसको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बहुत वक्त में हम लोग को बहुत आसान हो जाता है उनको ये सिखाना कि तुम्हें ये करना है और इस तरीके से करना है। ओके। सो आपने जैसे बताया कि आप पहले जो वो मैट होते हैं जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल रही होती है या जहाँ पे उनके मैचेस होते हैं तो आप उसका पहले फील दिलाते हैं तो वो टच एंड सेंस का समझ में आता है, बट क्या कलर भी रोल प्ले करता है कि वो मैट्स के जो कलर्स हैं उसका भी क्या इम्पैक्ट होता है उनकी ट्रेनिंग पे? जी, देखिए वो जो 100% ब्लाइंड है उनके लिए एक वर्ड होता है जोगाए। ओके। जोगाए जापानीज वर्ड है, उसका मतलब ये है कि आप बाहर जा रहे हो। तो वो जहां पर रेफरी खड़ा होता है वो सेंटर में खड़ा होता है, वो कहता है जोगाए जोगाए जोगाए, तो खिलाड़ी समझ जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं और उसको ये सुन रहा है कि कहाँ से आवाज आ रही है, तो वो अंदर रेफरी की तरफ आ जाता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज जब वो जो और जैसे कलर वाली जो आपने बात की तो वो खिलाड़ी जिनको जो पार्शियली ब्लाइंड है उनको अपने 2 मीटर तक दिखता है, तो वो उस चीज से एहसास करते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। हालांकि उनके लिए भी कहा जाता है लेकिन उनको जो है थोड़ा बहुत जो उनका सेंस है या आई विजन है उससे वो कंट्रोल कर लेते हैं अपना। ओके। सो एक नाम तो हम सब जानते हैं कपिल परमार जी का, उसके अलावा क्या आप और भी हमें कुछ नोटेबल अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बता सकते हैं? जी देखिए, हमारे अभी इस कपिल से पहले हम लोग पैरा एशियन गेम्स में गए थे जो हांगझोउ में हुआ था। वहां पर हमारे 10 खिलाड़ी गए थे और उसमें कोकिला एक खिलाड़ी हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। कपिल वहां पर सिल्वर मेडल लाया था। ओके। और उसके अलावा 10 खिलाड़ी हमारे देवेंद्र हैं, रेणुका हैं, रुशाली हैं, आपके जानकी बाई हैं, रानी एक लड़की है। तो हमारे पास 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये लोग कितने सालों से आपके साथ ट्रेन कर रहे हैं? तकरीबन अगर हम ये कहें कि इन सब की शुरुआत हमारे साथ हमारे पास ही हुई है। अरे वाह। हाँ, तो मिनिमम जो टाइम है वो 5 साल है और 8 साल। ओके।
तो अगर अब हम बात करें थोड़े गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में या फिर कितना सपोर्ट मिल रहा है आसपास के लोगों से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगर उसके बारे में आप हमें कुछ बता सके कि क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए और क्या फैसिलिटीज हमें मिली हैं वो मेडल्स जीतने के बाद में। देखिए, अगर हम खुल के इस बात को करेंगे तो शायद बहुत सारे लोग नाराज हों, जी। लेकिन फिर भी मुझे मैं इसलिए और बताना चाहता हूं कि लोगों को मालूम चले कि हम मेरी जो मैंने सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में अपने आप को रजिस्टर किया है, यानी कि इंडियन ब्लाइंड पैरा जूडो एसोसिएशन को, उससे हम लोग CSR में और डोनेशंस के रूप में लोगों से पैसा लेते हैं। गवर्नमेंट, जहाँ तक यूपी गवर्नमेंट है, यहाँ पर कुछ अधिकारी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि खेलों के हैं लेकिन खेलों को बढ़ने नहीं देना चाहते। ओके। उसकी बेसिक वजह मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी गेम में को ज़्यादा, क्रिकेट में अगर आप देखें या किसी और 2-4 स्पोर्ट्स को देखें तो आप देखें तो यूपी में हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि खाली होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो रिजल्ट दे रहे हैं उनको आप सपोर्ट करिए, लेकिन उनके आगे इतनी बड़ी एक सीमा खड़ी कर दी जाती है। जैसे हम यूपी के लखनऊ के होने के बाद हमारी एकेडमी में सारे बाहर के लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और सारे की गवर्नमेंट जो मेडल लाते हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए जो क्रिकेट में भी नहीं मिलता वो दे रहे हैं। अभी कपिल परमार को, उससे पहले एक लड़का था हमारा करमपाल, उसका हरियाणा का, उसको गवर्नमेंट नौकरी मिली, ब्लाइंड बच्चा है। 17 लोगों को, ब्लाइंड बच्चों को दूसरे स्टेट्स में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में नौकरियां मिल गई। हमारे यहाँ उनको आज तक 500 रुपए नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्यों? उनका कहना है कि पहले आपकी जो स्टेट एसोसिएशन है उसके 56 डिस्ट्रिक्ट मिनिमम होना चाहिए। एक तो हम उनसे ये पूछते हैं कि वो बताएं क्या उनके पास 56 की जगह एक भी पैरा फ्रेंडली मैदान है, एक भी पैरा फ्रेंडली हॉल है, एक भी कोच है उनके पास उसका? करेक्ट। आप कागज पे क्यों काम करना चाहते हैं? आप उसको जो है आप देखिए ना, जो फैसिलिटी आप है, चलिए आप एसोसिएशन नहीं है लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो मेडल ला रहा है, वो तो एसोसिएशन नहीं है। आप एसोसिएशन को मत दीजिए, उस बच्चे को आप लीजिए ना, उसको प्रोत्साहित कीजिए, इंडिविजुअली भी उसको आप लक्ष्मी पुरस्कार दीजिए, रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार दिए। एक बच्ची हमारी अभी गई एशियन गेम में 5th पोजीशन लेके आई, इंटरनेशनल में उसका मेडल है, और सहारनपुर की है गुलशन, उसने अप्लाई किया रानी लक्ष्मीबाई पे। उसको सिर्फ इसलिए आपने अवार्ड नहीं दिया रानी लक्ष्मीबाई के आप जिस एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रही हो वो हमारे से रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं। और गवर्नमेंट से क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि उसकी 56 फर्जी एसोसिएशन उसने कागज पे नहीं बनाई। तो ऐसा नहीं है कि आपने खुद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, आप गए वहाँ पे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से हो नहीं पाया। नहीं, हम आप मुझे एक बात बताइए ना कि आज की तारीख में कोई भी टीवी चैनल है या कोई भी संस्था है, वो जो उसका कार्य क्षेत्र है उसमें जहां जहां वो कार्य कर रही वहीं रजिस्टर कराएगी कि सब जगह पहले से रजिस्टर करा के बैठ जाएगी चाहे वहां कुछ हो या ना हो? करेक्ट। तो हमसे फर्जी काम क्यों कराया जाता है? क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आप? तो चलिए हम नहीं कर पा रहे, तो जो बच्चा मेडल ला रहा है, जो भारत के लिए लॉरल कर रहा है, आप उसको दीजिए ना। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के लोग गए, उन सबको बुलाया पैसा देने के लिए, तो आपने उस बच्ची को 5 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, कहा, आदेश था कि जितने बच्चे गए वो लेके आए। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये बहुत गलत डिफरेंस है। और इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि जब तक आप वो प्रोत्साहन नहीं देंगे, जब तक उनको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो बाकी लोग भी क्यों आएंगे? क्योंकि यूजुअली सबको यही लगता है ना कि एक तो पहली बात तो ये अपने में एक बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि एक डिसेबिलिटी के साथ में जाके इतना एक बड़े मुकाम पे जाना, आपके पास आपके आसपास वाले आपको हमेशा लगे रहते हैं आपको नीचा दिखाने में, लेकिन वहाँ पे भी आपने अपनी हिम्मत जुटाई और आप आगे गए। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से और आसपास के लोगों की तरफ से जब वो प्रोत्साहन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। जैसे हम लौट के आए तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया और कपिल ने वहां से बात करते करते उनको कहा था कि मैं गोल्ड मेडल ले सकता था, लेकिन मैं गोल्ड मेडल नहीं ले पाया क्योंकि मुझे मेरे कोच की आवाज़ नहीं सुनी। दूसरे मैच पे पेरिस फ्रांस की बाउट चल रही थी, इतना शोर हो रहा था हॉल में कि मैं नहीं सुन पाया। तो क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ 100%, जो वो कहते हैं मैं वो करता हूँ, तो इसलिए वो मैं मिस कर गया वो फाइट में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ लौट के आए तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जब बुलाया तो हम लोग 40-50 लोग थे, उन्होंने इंटरव्यू किया।
तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कपिल तुम ये बात कह रहे थे हमें फ़ोन पे, तुम्हारे कोच का नाम है, उनसे बात करूंगा। और उस वक्त उन्होंने हमसे बात करके कहा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, क्यों ऐसा हुआ और क्या हुआ था, और आप लोग किस तरीके से सिखाते हो, किस तरीके से बताते हो ब्लाइंड बच्चे को, कैसे ये एक्ट करते हो। तो मतलब एक बड़ा मोटिवेशनल उस वक्त माहौल था, फीलिंग्स थी हमारी, और डेफिनेटली हमें एक प्रोत्साहन उन शब्दों से बहुत मिला, जिसके लिए हम आज और आगे काम कर रहे हैं। राइट, ओके। तो सर आप एक अगर आपके बारे में बात करें, सो आप इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की तरफ से आप पहले साउथ एशियन हैं जिनको वर्ल्ड रेफरी लाइसेंस मिला है। सर उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप हमें बता सके थोड़ा। वो सच बात यह है कि मैं पहले हॉकी का खिलाड़ी था। मैं और सैयद अली दोनों लेफ्ट आउट खेलते थे, और यहीं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, और केडी सिंह साहब उस वक्त थे, बुला गांगुली, प्रेम माया, पूरा सुजीत कुमार सिंह, जितने भी ध्यानचंद, उनका अशोक कुमार जी का छोटा भाई देवेंद्र, हम लोग सब मैं एक साल जूनियर था, वो लोग सीनियर थे। लेकिन कुछ एक जरा सी बात हो गई, हॉकी लग गई बुला जी के स्कूप करते वक्त, तो कुछ ऐसा माहौल बन गया, तो मैंने हॉकी छोड़ दी। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी को क्रिकेट में और फिर जूडो में रिप्रेजेंट किया। जूडो मैंने शुरू कर दिया, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जूडो में जैसे चल रहा हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लकीली मैं नेशनल रेफरी हुआ, और इंटरनेशनल के लिए मेरा नाम चला गया एशियन के लिए। तो जब मैं एशियन में गया तो वहाँ पर मुझे कजाकिस्तान में बेस्ट रेफरी अवार्ड मिला। तब से इंटरनेशनल फेडरेशन की निगाह मेरे पे थी, क्योंकि देखिए, खिलाड़ी हो या रेफरी हो, किसी भी लेवल पे अगर आप ऊपर लेवल पे जाते हैं तो आप किसी का बैक लेके नहीं जा सकते, बिकॉज आपको परफॉर्म करना होता है। सारी कंट्रीज सामने होती हैं, कैमरा सामने होते हैं, लोग होते हैं, पब्लिक होती है। जरा सा आप कुछ गड़बड़ कर देंगे या आपका वो लेवल नहीं है तो यू विल बी आउट, यू विल बी नो मोर देयर। तो मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ती गई। 2008 में मैं वर्ल्ड रेफरी हुआ, तो मुझे 2008 में ही बैंकॉक में एक वर्ल्ड जूनियर जूडो चैंपियनशिप थी, मुझे अपॉइंट किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे वर्ल्ड रेफरी का लाइसेंस दे दिया, और उस परफॉर्मेंस के आधार पे उन्होंने आई एम द ओनली, मे बी आई कैन से द सेकेंड और थर्ड एशियन की जिसको लगातार 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप, पेरिस में, नीदरलैंड में और जापान में अपॉइंटमेंट मिला। पहले जो मैं जाता था अपना पैसा खर्च करता था, लेकिन उसके बाद एकदम से इतना बड़ा चेंज आया जब मुझे आईजेएफ ने, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने अडॉप्ट किया। तो जो आने जाने का खर्चा, रहने का 5 स्टार होटल, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, और जो एक इज्जत सबसे बड़ी बात है जो जिसके लिए आदमी काम करता है, वो मिला, तो उससे और चेंज होता गया। तो आज भी मैं इंटरनेशनल आईजेएफ की मैं ज्यूरी हूँ। मैं रेफरी नहीं हूँ मैट पे, लेकिन बाहर से जो नए रेफरीज हैं उनके डिसीजन को मैं कंट्रोल करता हूँ, बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में थर्ड अंपायर डिसीजन देता है, तो वो अब मेरा काम हो गया है, बीइंग एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर। ओके, तो वंडरफुल सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे यूथ को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो ब्लाइंड जूडो में पार्ट लेना चाहें, या पैरा जूडो में, या पैरा किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो पार्ट लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो शायद उनको राइट सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि जहाँ पे वो जाएं, बात करें और पार्ट लें उसमें, तो उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, सबसे पहले आज का जो माहौल है उसमें मैं यूथ के साथ गार्जियंस को कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाई और कमरों की पढ़ाई में कैद कर दिया उन्होंने, वो उससे बाहर निकालें। अपने आसपास सबसे पहले जो पार्क्स हैं, जो प्लेग्राउंड्स हैं, वहाँ भेजें। हम लोग जब खेला करते तो मट्टी से हम लोग निकल के आए हैं, उनको मट्टी का फील होना चाहिए। जब तक वो फील नहीं होगी तब तक वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। एसी में रह के कोई भी खिलाड़ी नहीं बनता, उसको मैदान में आना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। और जो बेसिक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, और कहाँ आपका सोच है कि हम बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, या हम जूडो करें या कुश्ती करें। तो इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन फिजिक और माहौल और आपके पास क्या फैसिलिटीज है नियर बाई जो आप उसको हासिल कर सकते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। और आपका इन्वॉल्वमेंट, डेडिकेशन। सबसे पहले क्या हमने आज अगर आप देखें यूथ 99% 100% जा रहा है कि हमें क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट के मैदान भरे हुए हैं,
इतना किट, इतना पैसा खराब कर रहे हैं, लेकिन उनका एक लेवल पे जाके वो बहुत खुश हैं कि 2 घंटे वो मैदान में जाके उन्होंने 4 बॉल फेंकी, 150 लोग हैं, 2 घंटे का क्लास है, 4 जो है बॉल फेंकी या 4 खेली बॉल और फील्डिंग के 2 घंटे खुश के आ गए कैप लगा के कि हम सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हो गए। लेकिन आप अगर देखें तो उसका रिजल्ट क्या है? करेक्ट। तो हमें रिजल्ट, हमारे पेरेंट्स को भी, जो लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं उन बच्चों को, उनको चाहिए कि हमें अपने बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट्स देना है, फिजिकल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स देना है, प्लस उसकी लाइफ में जो स्पोर्ट चेंज लाए, उनकी फैमिली के लिए जो चेंज लाए, और एक मार्क करना है। जब तक हमारे पास एक मार्क नहीं होगा, मार्क मीन्स कि हमें जैसे कहते हैं ना, हमें इतने सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है, तो हमें इतने महीने में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडल लेना है, हमें इतने महीने में रिप्रेजेंट करना है स्टेट, नेशनल, मुझे इंटरनेशनल जाना है। तो जब तक हमारे पास टारगेट ओरिएंटेड हमारी सोच नहीं होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न एनीथिंग। करेक्ट, दिस इज फैक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड ये थी हमारी बात कही मुनव्वर अंजार जी से। एंड आई होप सो कि आप भी, अगर आपके आसपास में यू नो कि किसी के पास बहुत टैलेंट है, वो एक स्पोर्ट्स में, एक पैरालंपिक स्पोर्ट में जा सकते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए और एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, वो अपना भी नाम कमा सके और देश का भी नाम रोशन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।